हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है। चलिए आज से एसएससी जीडी का साइंस का सेट आगाज होने जा रहा है। चलिए फॉर एग्जाम्पल 91 को आप लोग जो नया है जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके जुड़ जाइए। एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पे तैयारी प्रॉपर कराया जाता है फॉर एसएससी, फॉर एग्जाम बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी जो अभी अपकमिंग है उसी के लिए साइंस है, प्लस सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है साइंस का सेट। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए, साइंस का सेट हर दिन एक सेट पढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल 91 पे सेट नंबर फर्स्ट है, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा में भी 30 को साइंस पूछा जाता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। एसएससी में भी 5 को पूछा ही जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे अपकमिंग अभी एआरपी आने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलिए, क्या बोला है पढ़िए। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश डैश निरस्त परिवर्तन होता रहता है निरस्त परिवर्तन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चाल में जो है निरस्त परिवर्तन होते रहता है। सॉरी गलती हो गया। चलिए सही है, सवाल आपका ही आंसर सही है, चाल में होता है निरस्त परिवर्तन। और इसका कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कि होता है जब तक पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरस्त परिवर्तन होते रहता है। पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिएगा, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। असंतुलित बल के कारण वस्तु की चाल लगातार परिवर्तन होता है। फिर चौथा भी पॉइंट नोट कीजिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता है तो उन सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो जाता है और पिंड संतुलित अवस्था में होती है। इस दशा में पिंड पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। समझ गए दोस्तों? इतना पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना हम बताएं इतना पढ़ते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, काम होते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो एक समान समूह में संबंधित नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, थॉमस अल्वा एडिसन भी वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिक थे। आपका हो गया विराट कोहली जो है सबसे अलग है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब कुछ बिंदु को ध्यान से देखिए, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, थॉमस अल्वा एडिसन हो गए, सबका कुछ बिंदु जो है इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन सैद्धांतिक भौतिकवाद थे, इन्होंने 2 सिद्धांत प्रदर्शित किए थे। सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, जो कि और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिए थे, जो कि एम सी स्क्वायर यानी ई बराबर mc² होता है। ये लोग आप लोग जानते हैं। उसके बाद ग्राहम, उसके बाद हो गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यूनाइटेड किंगडम थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे आपके, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर जो है इन्होंने आपका टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल जिन्हें किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 है, तीसरा नंबर है, जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? अभी केंद्रीय बल कहलाता है।
इसका भी कुछ बिंदु को इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभिकेंद्रीय बल बराबर सूत्र होता है mv² बटा में r होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट VVI है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। और अब केंद्रीय बल के कारण ही कपड़े धोने की जो मशीन होता है वो केंद्रीय बल के कारण होता है। और दूध से मक्खन निकाला जाता है, मशीन सभी अब केंद्रीय बल के कारण ही सिद्धांत करता है। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है? आप तो जानबे करते हैं कबूतर है गर्म रक्त। जितना भी पक्षी वर्ग में आता है, जितना भी पक्षी वर्ग में आपका आता है, सबका रक्त होता है गर्म होता है। इसलिए जितना भी पक्षी होता है सब गर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका भी कुछ बिंदु को नोट कीजिएगा। कबूतर का वर्ग होता है, पक्षी वर्ग के प्राणी नियतपाती जंतु में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पक्षी वर्ग के प्राणी शरीर पौधे में, शरीर जो आपका उसका जो शरीर होता है वो पंख से ढके होते हैं। और एक बिंदु है, इस वर्ग में मादा में बाह्य डिम्बाहनीय ज़्यादा विकसित होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वो बोला है इसका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। इसका जो होता है 4 चैम्बर का होता है, इस सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला है? निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? ये तो जानबे करते हैं आप लोग, इसमें तो कोई दाग ना था। पैरापाइसेस होता है जो कि ध्वनि उत्पन्न करता है। प्लस देखिए आप लोग, बिंदु इंपॉर्टेंट बिंदु है, चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, डॉल्फिन हो गया आदि प्राश्रय तरंग उत्पन्न करते हैं। अब पायराफोरस पूरी तरह से जलीय प्राणी स्तनधारी हैं, जो डॉल्फिन के समान दिखता है। ये जो पायराफोरस जो आपको दिखता है, पोइराफोरस जो है, ये समान जलीय ही होता है, जलीय होता है, अनिवार्य है। चलिए 6 की ओर। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा बहुविकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय पीएच मान 7 से कम होता है? जलीय पीएच मान 7 से कम हो जाता है आपका अमोनिया क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब इसका कुछ इन्फेक्ट बिंदु, अमोनिया का जो होता है ना पीएच बिंदु, एकदम इन्फेक्ट होता है 5.37 होता है, एकदम इम्पोर्टेंट है ये, एकदम होता है ना जिस तरह की VVI है। और प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड का होता है 7 होता है। और उसके बाद हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका होता है 8.7 होता है, 8.7 होता है, जो कि क्षारीय है आपका। चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए। 7 जो होता है जिसका पीएच मान, जैसे कि ये हो गया 7, सोडियम क्लोराइड का 7 हो गया 7 क्लोराइड, ये हो गया उदासीन हो जाता है। चलिए सब क्वेश्चन 7वां की ओर। कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं? वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं 10 को। 10 अणु जो होते हैं ना वाशिंग सोडा में उपस्थित हैं, 10 अणु होते हैं। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं, आप लोग को नोट कीजिएगा। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहले जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaCO3 × 10H2O होता है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और सोडियम सल्फेट क्रिस्टलीय अवस्था के कारण वाशिंग सोडा में क्रिस्टल जल बन जाता है। क्रिस्टल जल बन जाता है। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट की ओर चलिए। ये क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके। पढ़िए। निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक में लेटिन के लिए दिया गया है? आप लोग तो जानबे करते होंगे, आयरन होगा, आयरन होता है
फायरिंग जिसको बोला जाता है, फिर हम बोला जाता है FERRUM होता है, फायरन को ही बोला जाता है लैटिन नाम। इसका परमाणु संख्या 16 होता है। फेरिंग जो है ना, इसका परमाणु संख्या आपका 26 होता है। ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बायोलॉजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। निषेचित अंडा युग्मनज डाइजेस की प्रत्यारोपित करता है। निषेचित अंडा युग्मनज डाइजेस प्रत्यारोपित करता है। जो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करिएगा कमेंट। गर्भाशय से होता है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम बताएंगे, जैसे कि निषेचित अंडा युग्मक गर्भाशय में प्रत्यारोपित होती है। उसके बाद अंडा का निषेचन जो होता है ना फिलिपियन ट्यूब में होता है। अंडा का जो निषेचन होता है आपका, अंडा है ना, यहाँ अंडा, ये जो अंडा है ये फिलिपियन ट्यूब में होता है। फिलिपियन ट्यूब में जितना डिस्कशन पर डिस्कशन कीजिए, एकदम तोड़ दीजिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है हवा में मुक्त होता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम बताएंगे। स्तरीय पौधे में वायुमंडल से CO2 निकलता है, जो जलीय पौधे में घुली होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन को अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? कौन सा करता है वाष्प के साथ अभिक्रिया? कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए। आपका एल्युमिनियम जो है ना वाष्प के साथ करता है एल्युमिनियम। चलिए एल्युमिनियम का अभिक्रिया कैसे जो अभिक्रिया किया है, जैसे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? इसका रिएक्शन क्या होता है? और रिएक्शन होता है 2 एल्युमिनियम प्लस 6 H2O से 2 एल्युमिनियम होल OH के होल 3 है प्लस 3 H2O होता है। जो आपको दिख रहा है से 2 एल्युमिनियम प्लस 6 जल से गर्म करने पर निकला है 2 एल्युमिनियम के होल 3 H2O, मतलब गैस है ही, हाइड्रोजन उड़ जाएगा लेके। समझ गए? चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन में चलिए। समानता विद्युत धनात्मक तत्व संयोजकता है। समानता विद्युत धनात्मक तत्व संयोजकता है 1 2 3 है। समानता विद्युत धनात्मक जो तत्व होता है, धनात्मक संयोजकता होता है 1 2 3 होता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताएंगे। किसी तत्व के संयोजकता उनके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। सेकेंड बिंदु है, किसी तत्व का परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही ग्रहण करता है। यह साझेदारी करता है अपनी निकटवर्ती अक्रिय गैस के अवस्था प्राप्त करने के लिए संयोजकता करता है। उसके बाद फिर है तीसरा बिंदु, समांतर धातु तत्व के परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है और प्रवृत्ति के कारण यह विद्युत धनात्मक तत्व कहलाता है। जैसे विद्युत धनात्मक जिसे बोला है वही विद्युत धनात्मक जब रहेगा तो 1 2 3 हो जाता है, ऋणात्मक रहता तो वही 3 2 1 हो जाता। चलिए आगे मिलवे करेगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्या बोला? 13वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में है? तीसरे नियम के बारे में दिमाग लगाइए। क्या बोला? रॉकेट लॉन्च करना, ये जो है रॉकेट लॉन्च करना एक तीसरे नियम पर ही आधारित होता है। और रॉकेट लॉन्च करना तीसरा नियम पर हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। इफेक्ट बिंदु जो होता है, मतलब प्रथम नियम, जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री को पीछे की ओर
झटका लगता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम अर्थात विरामावस्था या जड़त्व का नियम कहते हैं। विरामावस्था या जड़त्व का नियम कहा जाता है। उसके बाद बोला गया है सेकंड बिंदु में, जब तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर लेता है, यह आवेग का सिद्धांत पर या न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। दो बिंदु बताएं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक प्रकार के जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका कहा जाता है वनस्पति कहा जाता है, वनस्पति जनन कहा जाता है, उसे कहा जाता है वनस्पति जनन कहा जाता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। वनस्पति जनन के पौधे, वनस्पति जो जनन के पौधे होते हैं, वनस्पति जनन के पौधे निम्न भाग में पाए जाते हैं। जड़, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, उसके बाद परकंद, पतकंद होता है, परकंद हो गया, उसके बाद कंद हो गया, ये सब पाए जाते हैं। अब वनस्पति जनन अलैंगिक होते हैं। वनस्पति जनन अलैंगिक होते हैं। जड़ द्वारा वनस्पति जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 15 नंबर, चलिए पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बताइए क्या होगा पृथ्वी का द्रव्यमान? ऑप्शन बी सही होगा, 6 × 10⁻24 kg होता है। और इम्पोर्टेंट बिंदु कुछ समझिए, जैसे कि बोला गया है पृथ्वी की घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और पृथ्वी के अतिरिक्त संरचना का निर्माण सियाल, सीमा और निफो से होता है। पृथ्वी का औसत वजन लगभग 12,740 होता है, पृथ्वी का औसत वजन। उसके बाद पृथ्वी का विषुवतीय रेखा जो व्यास है वो हो जाता है आपका 12,756 हो जाता है किलोमीटर होता है ध्रुवीय व्यास। और ध्रुवीय व्यास होता है आपका 12,714 होता है। चलिए अब आगे की ओर चलिए। ये सब इम्पोर्टेंट बिंदु था, ये सब ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 16, ध्वनि सबसे तेज गति से निम्न में से किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि सबसे तेज निम्न में से किस माध्यम से गति करती है? आपका ठोस में सबसे तेजी से गमन करती है। चलिए ठोस में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले ठोस में जैसे ध्वनि का जो चाल होता है, सबसे पहले ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल किसमें होता है? एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है? 64-20 होता है। उसके बाद निकेल में होता है आपका 54-60 होता है, 5460। अस्टोन में होता है, कांच में होता है 3980। समुद्री जल में होता है 5130, 5131 या 5130 बोलिए। इथेनॉल में होता है 1207। हाइड्रोजन में होता है 1284। ऑक्सीजन में होता है 316 होता है ऑक्सीजन में। और ध्वनि सबसे कम गति जो है गैस में गमन करती है। इतना बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। इस सेट का अंतिम और आखिरी सवाल है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है? क्या बोला है? फिर से एक बार पढ़िए। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिनमें पश्चिम छोर से देखा जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दिखती है? इसका हो जाएगा आखिरी और अंतिम सवाल है। इसका वामावर्त हो जाता है, वामावर्त की ओर देखी जाती है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि चंबुक के चारों ओर वह क्षेत्र है जिनमें चंबुक के प्रवाह
अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है, सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति मीटर होता है और वेबर अथवा वेबर मीटर भी होता है, या टेस्ला से टेस्ला भी कहा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है मात्रक वो टेस्ला होता है, आखिरी में जाकर टेस्ला बनता है। उसके बाद फिर कुछ बिंदु है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखा पास पास होता है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर भौगोलिक योम्योत्तर और चुंबकीय योम्योत्तर के बीच कौन दिक् अनुपात कहते हैं। चलिए, सेट समाप्त हो गया है, फर्स्ट सेट था, इसलिए अब हर रोज़ एक सेट आएगा जो कि सब एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी जो SSC GD है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, और सारे एग्ज़ाम के लिए तो है ही है। SSC GD के लिए अभी जो चल रहा है प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग में। धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।